Hello guys and welcome back to the yet another video. Euro Cup is underway and what a brilliant performance by Germany. होस्ट ने completely dominate और humiliate किया स्कॉटलैंड को 5-1 से बहुत ही बुरी तरीके से हराया और उन्होंने पहले ही गेम में खुद को अनाउंस किया कि दे हैव अराइव्ड। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर स्कॉटलैंड की अगर आप बात करें तो स्कॉटलैंड को अगर आप दूसरी टीम से कंपेयर करें तो रिलेटिवली मुझे स्कॉटलैंड बाकी टीम से वीक नज़र आती थी एज कम्पेयर टू दी अदर टीम्स। लेकिन इस टूर्नामेंट में आने से पहले, इस मेजर टूर्नामेंट में आने से पहले बहुत से लोग जर्मनी को डाउट कर रहे थे, क्योंकि अगर आप जर्मनी के प्रीवियस कैंपेन्स देखें तो 2018 में मेजर टूर्नामेंट में उनको बुरी तरीके से वो नॉकआउट हुए थे। साउथ कोरिया से हारने के बाद वर्ल्ड कप में वो नॉकआउट हो गए थे। उसके बाद 2021 के यूरो कप में भी वो नॉकआउट हुए थे और 2022 के वर्ल्ड कप में भी वो ग्रुप स्टेजेस में भी नॉकआउट हुए थे, जिसकी वजह से ही हैंसी फ्लिक को सैक करके यहाँ पे जूलियन नैगल्समैन को लाया गया। और मेरे ख्याल से जो लोग डाउट कर रहे थे जर्मनी को, और जर्मनी ने उनको बताया कि आप जर्मनी को और जर्मन्स को कभी भी डाउट ना करें, और उन्होंने खुद को बेस्ट पॉसिबल वे में अनाउंस कर दिया है और खतरे की घंटी बजा दी है बड़ी टीम्स के लिए। क्योंकि इस टूर्नामेंट में आने से पहले अगर आप फेवरेट्स की बात करें तो फेवरेट्स में आपको पोर्चुगल का नाम सुनने को मिलता था, आपको इंग्लैंड का नाम सुनने को मिलता था, आपको फ्रांस का नाम सुनने को मिलता था। हालांकि अगर आप बात करें पोर्चुगल और फ्रांस की तो दोनों के मैनेजर्स को मैं इतना हाई रेटेड नहीं कहूँगा। साउथगेट की अगर आप बात करें तो इतना हाई रेटेड नहीं है, उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। और अगर आप यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज की भी बात करें तो रॉबर्टो मार्टिनेज भी इतने हाई रेटेड मैनेजर नहीं है, बट उनकी टीम को देख के उनको फेवरेट तस्वर किया जाता था और जर्मनी को कोई भी रेट नहीं करता था। मेरे ख्याल से उन्होंने बताया और उन्होंने खुद को बेस्ट पॉसिबल वे में अनाउंस किया है पहले ही गेम में। अब यहाँ पे अगर हम गेम में आने से पहले सबसे पहले हम स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही स्टार्टिंग लाइनअप थी जो कि हमने प्रीव्यू में प्रेडिक्ट की थी। यहाँ पे दो चेंजेस हमें देखने को मिले। मैंने समझा कि रोम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट बैक पोजीशन पे, और डबल पिवट में मैंने कहा था कि एरिश हमें देखने को मिलेंगे क्रूज के साथ डबल पिवट में, और उन्होंने खेला। बाकी अगर आप यहाँ पे जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट किया। स्टार्ट बहुत अच्छा था, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहे थे, एनर्जेटिक लग रहे थे, और उसी दौरान ही उन्होंने पहला गोल स्कोर किया है। ब्यूटीफुल स्विच फ्रॉम टोनी क्रूज जो कि वो करते आए हैं, जो कि उनकी स्पेशलिटी है। ये चीज़ हमने रियल मैड्रिड में तो अभी देखी ही थी, बट अभी हमने वो चीज़ जर्मनी में भी देखी। ब्यूटीफुल स्विच बाय टोनी क्रूज, और किमिक का पास, किमिक का बहुत ही जबरदस्त असिस्ट एंड ब्रिलियंट ब्यूटीफुल गोल बाय फ्लोरियन विर्ट्ज, फर्स्ट गोल ऑफ द यूरो 2024 एंड इट केम थ्रू फ्लोरियन विर्ट्ज। अब यहाँ पे अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड के पास कोई क्लू ही नहीं था, स्कॉटलैंड के पास कोई जवाब ही नहीं था, जो कि जर्मनी की जो क्लास थी, जो ब्रिलियंस थी, जर्मनी का जो मिडफील्ड था, जिस तरीके से जर्मनी डोमिनेट कर रही थी, उसी दौरान ही जर्मनी ने सेकंड गोल भी स्कोर किया। गुंडवान का वो पास और काय हावर्ट्स केप्ट हिज गोल इनसाइड द बॉक्स, और उन्होंने वो जमाल मूसियाला को पास किया। जमाल मूसियाला का बहुत ही बेहतरीन फिनिश। यहाँ पे अगर आप जर्मन प्लेयर की वर्क रेट की बात करें तो वर्क रेट काफी अनरियल था। जमाल मूसियाला की बात करें, अगर आप यहाँ पे फ्लोरियन विर्ट्ज की बात करें, ओवरऑल अगर आप वर्क रेट की बात करें तो वर्क रेट सुपर्ब था, अनरियल था। टोनी क्रूज अंडर जूलियन नागल्समैन वाज सो गुड एंड स्केरी डेज अहेड फॉर अदर टीम्स। और अगर आप यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे बीन स्पोर्ट्स पे गेम देख रहा था, तो बीन स्पोर्ट्स के जो कमेंटेटर थे उन्होंने एक बात कही कि जर्मनी की जो टीम है वो डिपेंड करती है टोनी क्रूज के ऊपर, और जर्मनी कहाँ तक जाएगी, कहाँ कितना आगे तक जाएगी, इट मस्ट केम थ्रू हिम। और मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। जर्मनी जो एक चीज लैक कर रही थी वो था मिडफील्ड कंट्रोल, जिसकी वजह से ही टोनी क्रूज से कांटेक्ट किया गया। वी ऑल नो कि क्रूज अपने प्रिंसिपल्स के पक्के हैं, और जब वो डिसीजन ले लेते हैं फिर वो डिसीजन से पीछे नहीं हटते। आई एम श्योर कि उनसे कांटेक्ट किया होगा और उनसे बात की होगी और उनको बताया होगा कि उनकी ज़रूरत है टीम को, और जिस किस्म का उन्होंने अपनी रिटायरमेंट में वापस आने के बाद जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी है, ही वाज सुपर्ब। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो ही वाज लिटरली एवरीवेयर ऑन द पिच, और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने खेला। टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी टोनी क्रूज की
typical Tony Cruz kind of a performance, but sad to see that he is retiring so soon in my opinion. यहाँ पे मैं स्पेशली जर्मनी की प्रेसिंग की बात करूंगा कि जर्मनी की जो प्रेसिंग थी वो बिल्कुल टॉप नॉच थी भाई। जो जर्मनी के प्लेयर्स थे वो कुत्तों की तरह भाग रहे थे। अगर आप बात करें गुंडवान की, अगर आप बात करें फ्लोरियन विर्ट्ज की, अगर आप यहाँ पे बात करें जमाल मूसियाला की, ईच एंड एवरी प्लेयर वाज गिविंग इज 100%। जर्मनी हमें आज एक एज अ यूनिट खेलते हुए नजर आई। जहां तक बात है पेनल्टी की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्ड डिसीजन था। पेनल्टी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेनल्टी थी, और उनका काफी रेकलेस टैकल था गुंडवान पे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने पेनल्टी दे दी तो फिर आप रेड कार्ड आपको नहीं देना चाहिए था, जो कि हमने देखा है कि ये चीज काफी रेयर हमने होती देखी है कि अगर किसी अपोनेंट की टीम को पेनल्टी मिल जाती है तो फिर रेड कार्ड नहीं मिलता। बट हमें आज रेड कार्ड भी देखने को मिला और हमें पेनल्टी भी कंसीड होते हुए दिखी, जो स्कॉटलैंड के प्लेयर ने पेनल्टी कंसीड की। और यहाँ पे अगर मैं जमाल मूसियाला की बात करूं तो व्हाट अ प्लेयर ही इज, सम प्लेयर, ही वाज लिटरली एवरीवेयर। फ्लोरियन विर्ट्ज की यहाँ पे मैं बात करूंगा तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, वो सुपर्ब। और यहाँ पे मैं स्पेशली अगर टोनी क्रूस और गुंडवान के पेयर की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो पेयर जो था, वो जो डबल पेयर था, काफी हद तक उसने उस चीज को वर्क किया। और टोनी क्रूस और गुंडवान के दरमियान जो लिंकअप था वो भी बहुत जबरदस्त था, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी उन दोनों में। लेकिन यहाँ पे मैं जर्मनी के लेफ्ट बैक की बात जरूर करूंगा, जो मिडिल स्टार जो कि जर्मनी के लेफ्ट बैक हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो खेल रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से वो रन्स ले रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे क्रॉसेस भी किए और सेकंड गोल उनके क्रॉस की वजह से ही लगा। तो ही वाज सुपर्ब और ओवरलैपिंग रन्स ले रहे थे, विच इज क्रूशियल, जो कि हमें पता है कि नैगल्समैन के सिस्टम में आपको ये चीज मस्ट करनी पड़ेगी। आई थिंक फर्स्ट हाफ की डोमिनेंस का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि जीरो शॉट था टोटल स्कॉटलैंड का और 0 शॉट ऑन टारगेट था स्कॉटलैंड का। जर्मनी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया, जर्मनी वाज ऑल ओवर स्कॉटलैंड। और अगर आप यहाँ पे सेकंड हाफ की भी बात करें तो सेकंड हाफ में भी कुछ इतना खास करने को है नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड होने के बाद, 3-0 डाउन होने के बाद जो मोराल थे वो ऑलरेडी डाउन हो गए थे। और उसके बाद जर्मनी ने 2 गोल स्कोर किए और 1 गोल फुलक्रुग ने स्कोर किया। एंड में रूडिगर का ओन गोल जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जर्मनी की जो डोमिनेंस थी उससे जर्मन फैंस और नेगल्समैन बहुत ज्यादा खुश होंगे और हमें बहुत टाइम बाद इस तरीके से जर्मनी खेलते हुए दिखी। और अगर आप एज अ न्यूट्रल फैन भी गेम को देखें तो आपने फर्स्ट हाफ एंजॉय किया होगा, जिस किस्म की फुटबॉल आपको जर्मनी ने खेल के दिखाई है। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों की क्या ओपिनियन है गेम को लेके। बाकी कल भी 3 गेम्स खेले जाएंगे, क्रोएशिया और स्पेन का गेम काफी इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है और उसमें देखना होगा कि कौन सी टीम केम ऑन टॉप। मुझे लगता है कि ड्रॉ होगा। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों की क्या ओपिनियन है।